तो हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। तो हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था नोस्ट्रिल्स, नेज़ल कैविटी और पैरानेज़ल साइनस पढ़े थे। एक बार फिर से मैं रिवीजन कर दे रही हूँ इसका, आप लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। नोस्ट्रिल्स के बाद देखिए पहले, हाँ, नोस्ट्रिल्स में एयर क्या करती है, एंटर करती है। नोस्ट्रिल क्या है, नोज़ के एक्सटर्नल ओपनिंग होते हैं, जो नोज़ होती है उसकी एक्सटर्नल जो ओपनिंग जो विजिबल होती है वो ओपनिंग होती है, ठीक है। इन्हीं ओपनिंग के थ्रू एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करती है। अब यही जो ओपनिंग है इनके थ्रू ही एयर जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करती है। नेक्स्ट आता है नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी, नोस्ट्रिल्स के बाद एयर नेज़ल कैविटी में एंटर करती है। नेज़ल कैविटी का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इनकमिंग एयर को कंडीशन करना, ठीक है। ये एयर को फिल्टर करती है, ठीक है, और वार्म और ह्यूमिडिफाई करती है। नेज़ल कैविटी के लाइनिंग में म्यूकस और हेयर पार्टिकल्स होते हैं, म्यूकस होते हैं और हेयर्स होते हैं। ये पार्टिकल्स को क्या करते हैं, ट्रैप करने के लिए प्रेजेंट होते हैं, और जो अदर पार्टिकल्स आ रहे हैं उनको क्या करते हैं, ये ट्रैप करने का काम करते हैं। इसीलिए नोज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम का इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टिव पार्ट है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था पैरानेज़ल साइनस। पैरानेज़ल साइनस में ये स्कल की कुछ बोन्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एयर फिल्ड स्पेस होते हैं और नेज़ल कैविटी के अराउंड लोकेटेड होते हैं। और कहाँ होते हैं, नेज़ल कैविटी के अराउंड लोकेटेड होते हैं। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं और वॉइस रिजोनेंस में भी कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है ओरल कैविटी, ठीक है। ओरल कैविटी का मतलब है माउथ के अंदर से, माउथ के अंदर का स्पेस। एयर माउथ के थ्रू भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। एयर कैसे एंटर कर सकती है, माउथ के थ्रू भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। स्पेशली जब नेज़ल ब्रीदिंग डिफ़िकल्ट हो जाए या ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। तब जैसे जब हम अपने नोज़ से, ठीक है, जब पेशेंट जो है, अगर कोई मान लीजिए कोई पेशेंट है या फिर नॉर्मल ह्यूमन भी है, जब वो अपने नोज़ से सांस नहीं ले पा रहा, मतलब नाक से सांस नहीं ले पा रहा है, तो वो माउथ से सांस लेना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जब नेज़ल ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो या फिर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो या फिर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तब वो क्या करेगा, तब वो माउथ से रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब आता है आपका फेरिंग्स। तो नेक्स्ट है आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स आप लोग देख सकते हैं कहाँ है, पहला है नेज़ल कैविटी, फिर नोस्ट्रिल्स, फिर आता है ओरल कैविटी, फिर ओरल कैविटी के बाद फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स में क्या है, फेरिंग्स एक मस्कुलर पैसेज है। फेरिंग्स क्या है, ये एक मस्कुलर पैसेज है जो रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव पाथवे से एसोसिएटेड होता है। ये किससे एसोसिएटेड है, रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव पाथवे से एसोसिएटेड है। नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी से आने वाली एयर फेरिंग्स के पास होकर लैरिंग्स की तरफ जाती है, ठीक है। नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी से आने वाली जो एयर हैं, जो ओरल कैविटी से भी आ रही हैं और नेज़ल कैविटी से भी जो एयर आ रही हैं, वो फेरिंग्स से होकर लैरिंग्स की तरफ जाती हैं। अब आते हैं अपने लैरिंग्स पे। तो लैरिंग्स क्या करता है, लैरिंग्स ये इसको जिसे कॉमनली वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लैरिंग्स एयर पैसेज का पार्ट है। लैरिंग्स क्या है, एयर पैसेज का पार्ट है और वॉइस प्रोडक्शन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो ये एयर पैसेज का भी पार्ट है, ठीक है, और वॉइस प्रोडक्शन में भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। लेरिक्स के अंदर वोकल कोड्स प्रेजेंट होते हैं,
इसी के अंदर कौन से कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं? वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब एयर वोकल कॉर्ड से पास होती है तो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प मिलती है। जो एयर है, ठीक है, वो वोकल कॉर्ड से पास करती है तब क्या होता है? साउंड प्रोडक्शन में हेल्प मिलती है। अब आते हैं एपिग्लोटिस पे। एपिग्लोटिस क्या है? एपिग्लोटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। एपिग्लोटिस क्या है? एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। सॉलोइंग के टाइम एयरवे को प्रोटेक्ट करता है और जब हम ब्रीदिंग लेते हैं तब ये स्वॉलोइंग को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। मतलब जब हम खाना खाते हैं तब ये सांस लेने वाला जो एरिया है, ठीक है, उसको स्टॉप कर देता है, और जब हम सांस लेते हैं तो खाने वाले एरिया को स्टॉप कर देता है। यानी कि एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है, ठीक है। एपिग्लोटिस एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है कि जब हम खाना खाते हैं तो वो वाला पाथवे खोल देता है, और जब हम सांस लेते हैं तो हमारा दूसरा पाथवे जिसके थ्रू हमारी सांस जा रही है अदर ऑर्गन्स में, वो वाला पाथवे ओपन कर देता है, ठीक है। एपिग्लोटिस एक प्रोटेक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये क्या करता है? प्रोटेक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम कर रहा होता है। नेक्स्ट आते हैं अपने ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई पे। ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई पे तो लैरिंग्स के बाद एयर ट्रैकिया में एंटर करती है। लैरिंग्स के बाद एयर ट्रैकिया में एंटर करती है और ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा होता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एयर को लंग्स की तरफ कैरी करता है। और ये क्या करता है? एयर को लंग्स की तरफ कैरी करता है। ट्रैकिया चेस्ट में नीचे जाकर 2 मेजर ब्रांचेस में डिवाइडेड होती है। ट्रैकिया क्या करती है? आप आगे जाके फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड करती है। राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस, ठीक है। राइट ब्रोंकस राइट लंग की तरफ एयर लेकर जाता है और लेफ्ट लंग्स की तरफ लेकर जाता है, ठीक है। देखो, जो ट्रैकिया है फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है ब्रोंकस में, ठीक है, लेफ्ट और राइट ब्रोंकस, ठीक है। राइट ब्रोंकस क्या करता है? राइट लंग की तरफ जाता है। लेफ्ट ब्रोंकस क्या करता है? लेफ्ट ब्रोंकस के पास एयर लेकर जाता है, ठीक है। ब्रोंकाई लंग्स के अंदर फर्दर ब्रांचेस में डिवाइडेड होती है। अब ये ब्रोंकाई भी क्या करती है? फर्दर पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। इन ब्रांचेस का पर्पज़ है एयर को लंग्स के डिफरेंट रीजन तक डिस्ट्रीब्यूट करना। अब इन ब्रांचेस का पर्पज़ क्या होता है? जब ये अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइडेड हैं तो इन ब्रांचेस का क्या पर्पज़ है कि जो एयर है, ठीक है, एयर को लंग्स के डिफरेंट रीजन तक डिस्ट्रीब्यूट करना। अब आते हैं अपने राइट एंड लेफ़्ट लंग की बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास राइट और लेफ़्ट 2 लंग्स होते हैं, है ना। हमारे पास 2 लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है, एक राइट है और एक लेफ़्ट है, ठीक। राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं। राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं। पहला सुपीरियर लोब, दूसरा मिडिल लोब, तीसरा इन्फीरियर लोब। इसीलिए राइट लंग को हम 3 लोब्ड लंग्स कहते हैं, ठीक है, कह सकते भी हैं और कहते भी हैं। नेक्स्ट आते हैं लेफ़्ट लंग पे। तो लेफ़्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। लेफ़्ट लंग में हार्ट के लिए स्पेस होती है। लेफ़्ट लंग में क्या होती है? हार्ट के लिए स्पेस होती है। इसीलिए लेफ़्ट लंग राइट लंग की कंपैरिजन में समवॉट स्मॉलर होता है। क्या होता है? समवॉट स्मॉलर होता है किसके? राइट लंग के कंपैरिजन में।
अब जैसे आप लोगों से एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, कि राइट लंग में कितने लोब होते हैं और लेफ़्ट लंग में कितने लोब होते हैं, तो आप लोग आंसर करेंगे राइट लंग में लोब होते हैं 3 और लेफ़्ट में 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। अब आते हैं ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई पे। तो ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई क्या है, तो अब ब्रोंकाई जो हैं फर्दर स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड हुए हैं, ठीक है। ये फर्दर स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड है। इन स्मॉलर ब्रांचेस को ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। इन स्मॉलर ब्रांचेस को क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स एयर को लंग्स के डीपर पार्ट तक कैरी करते हैं, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स क्या करते हैं, जो एयर आई है उसको लंग्स के डीपर पार्ट तक कैरी करके रखते हैं। और ब्रोंक्यूल्स के इंड रीजन में एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, और ब्रोंक्यूल्स के इंड रीजन में एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। एल्वियोलाई क्या होते हैं, एल्वियोलाई माइक्रोस्कोपिक एयर सैक्स होते हैं। ये एक झिल्ली टाइप के होते हैं, ठीक है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें एयर एक्सचेंज होता है, ठीक है। एल्वियोलाई माइक्रोस्कोपिक एयर सैक होते हैं। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एल्वियोलाई के लेवल पर मेजर गैस एक्सचेंज होता है। मैंने बताया आप लोगों को जो एल्वियोलाई है इसी के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में जाती है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, यहाँ एल्वियोलाई के सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। अब जो एल्वियोलाई के सराउंडिंग में है यहाँ पर क्या है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूज़न होता है, ठीक है, ब्लड के अराउंड है, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज के अराउंड है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, ठीक है। या फिर जो ब्लड क्या करती है, ऑक्सीजन लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को देती है ताकि वहाँ पर प्यूरिफाई कर सकें, ठीक है। अब क्या होगा, ये डिफ्यूज़न हुआ, ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में जाता है। फिर जो ऑक्सीजन है वो कैसे जाएगा, ब्लड में जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वियोलाई में आती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू किस में आती है, एल्वियोलाई में आती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाती है। फिर जब हम एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो जाती है, ठीक है। एल्वियोलाई को हम मेन साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई को मेन साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। अब आते हैं अपने डायफ्राम पे। देखिए आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा डायफ्राम, जो कि ब्राउन कलर का आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये है डायफ्राम। डायफ्राम के बॉटम में आपको दिख रहा होगा, ये डायफ्राम के बॉटम में आपको ये डायग्राम जो दिख रहा है, ठीक है। डायफ्राम एक डोम शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर है। डायफ्राम क्या है, एक डोम शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो ब्रीदिंग में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, ये एक डोम शेप्ड का स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और ये ब्रीदिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है वो डाउनवर्ड मूव करता है। जब डायफ्राम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है तो डाउनवर्ड मूव करता है। थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। फिर क्या होता है, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। इससे लंग्स एक्सपेंड होते हैं। इससे क्या होता है, लंग्स जो है एक्सपेंड होते हैं और एयर लंग्स के अंदर एंटर करते हैं। अब क्या होता है, इससे लंग्स जो एक्सपेंड हुए और एयर लंग्स के अंदर एंटर होते हैं। इस प्रोसेस को इंस्पायरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं। जब डायफ्राम रिलैक्स्ड करता है, ठीक है, जब डायफ्राम रिलैक्स करता है तो वो अपवर्ड मूव करता है, ठीक है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो डाउनवर्ड मूव करता है, और जब वो रिलैक्स होता है तो अपवर्ड की तरफ मूव करता है। लंग से
लंग्स से एयर बाहर निकलती है, तब क्या होता है, लंग्स से एयर बाहर निकलती है। इस प्रोसेस को एक्सपायरेशन कहते हैं। इंस्पायरेशन किस प्रोसेस को कहते हैं, जब एयर अंदर आती है तो उसे इंस्पायरेशन कहते हैं, और एक्सपायरेशन जब लंग से एयर बाहर निकल रही है तो उसे एक्सपायरेशन कहते हैं। सो जैसे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है तो इंस्पिरेशन हुआ, और डायफ्राम रिलैक्सेशन कर रहा है तो एक्सपायरेशन हुआ। ठीक है, अब आते हैं फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया, पूरा अपर रेस्पिरेटरी, लोअर रेस्पिरेटरी, क्या क्या इसका पाथवे है। देखिए, एयर कहाँ से आता है, नेज़ल कैविटी से, नेज़ल कैविटी से नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से ओरल कैविटी, ओरल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग से लैरिंग्स, फिर इसमें होता है एपिग्लोटिस। लैरिंग से भी आने से पहले एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है। उसका काम होता है, अगर एयर है तो लैरिंग्स में जाना है, और अगर नहीं है तो फूड पाइप में जाना है। ठीक है, और लैरिंग्स में गया, लैरिंग से कहाँ जाएगा, ट्रैकिया। ट्रैकिया फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, फिर वो आगे भी जाकर ब्रोंकाइज में डिवाइड हो जाता है, ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है, फिर ब्रोंक्यूल्स एल्व्यूलाई में डिवाइडेड होता है। फिर इन एल्व्यूलाई के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, इन एल्व्यूलाई के पास ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के फंक्शंस क्या हैं, इसके टोटल 4 मेजर फंक्शन मेंशन किए गए हैं इसमें। जैसे पहला है पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है, इसका मीनिंग है एटमॉस्फेयर और लंग एल्वियोलाई के बीच का इनफ्लो और आउटफ्लो। ठीक है, क्या मतलब है, एटमॉस्फेयर और लंग एल्वियोलाई के बीच एयर का इनफ्लो और आउटफ्लो। मतलब इंस्पायरेशन एयर इनसाइड, एक्सपायरेशन एयर आउटसाइड। डिफ्यूज़न ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड फंक्शन है गैसेस का डिफ्यूज़न। गैसेस का डिफ्यूज़न, एल्वियोलाई और ब्लड के बीच ऑक्सीजन एल्वियोलाई, फिर क्या होता है, ब्लड तक जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में जाती हैं। ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ब्लड में गया, किसने दिया, एल्वियोलाई ने दिया, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलाई में आ गया, किसने दिया, ये ब्लड ने दिया। ठीक है, ऐसे ये मूव करती हैं। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड फंक्शन ऑफ गैसेस का ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, थर्ड फंक्शन है गैसेस का ट्रांसपोर्ट। अब गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो ब्लड ऑक्सीजन को लंग से टिश्यू तक लेकर जाता है। ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को ब्लड ऑक्सीजन को लंग से बॉडी टिश्यू तक लेकर जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स तक लेकर आता है। इसीलिए ब्लड रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब आता है रेगुलेशन ऑफ वेंटिलेशन। रेगुलेशन ऑफ वेंटिलेशन, इसमें दिया हुआ है आपके, ये फोर्थ फंक्शन है, ये आपका फोर्थ फंक्शन है। बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन कांस्टेंट नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती। जैसे जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं, ब्रीदिंग रिलेटिवली नॉर्मल होती है। जब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, तब हमारी ब्रीदिंग नॉर्मल होती है। ठीक है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, इसीलिए ब्रीदिंग रेट और डेप्थ इंक्रीज़ हो जाती है। इसीलिए क्या होता है, ब्रीदिंग रेट और डेप्थ इंक्रीज़ हो जाती है। बॉडी वेंटिलेशन को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रेगुलेट करती है। बॉडी क्या करती है, वेंटिलेशन को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रेगुलेट करती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़ा कंप्लीट, मैंने डायग्राम आप लोगों को समझाया। ठीक है,
स्टेप बाय स्टेप बताया, जितनी भी उसमें मेंशन किए हुए हैं सब कुछ मैंने आप लोगों को समझाया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने रेस्पिरेशन की डेफिनेशन देखी, फिर केमिकल इक्वेशंस देखे, जो इसमें केमिकल इक्वेशंस थे मैंने आपको बताया, C6H12O6 क्या होता है, ग्लूकोज होता है, और 6O2 क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ये सब मैंने आप लोगों को बताया, हमने समझा। फिर उसके बाद रेस्पिरेशन के 4 प्रोसेसेस देखे, जैसे ऑक्सीजन इनटेक, फिर फूड ऑक्सीडेशन किया, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वाटर एलिमिनेशन और एटीपी के फॉर्म्स में एनर्जी कंजर्वेशंस पढ़े। फिर हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और लंग्स और ब्लड के बीच गैस एक्सचेंज, और इंटरनल रेस्पिरेशन यानी ब्लड और टिश्यू सेल्स के बीच का गैसियस एक्सचेंज समझा, ठीक है। उसके बाद हमने रेस्पिरेटरी पाथवे देखा, नोस्ट्रिल से नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग से लैरिंग्स, लैरिंग से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, और लास्ट में एल्वियोलाई, ठीक है। हमने राइट लंग के 3 लोब्स और लेफ़्ट लंग के 2 लोब्स, एल्वियोलाई और डायफ्राम को भी समझा, ठीक है। और लास्ट में रेस्पिरेशन के 4 फंक्शंस भी हमने स्टडी किए, जैसे पल्मोनरी वेंटिलेशन, डिफ्यूज़न, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसियस और रेगुलेशन ऑफ वेंटिलेशन। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव है ऑक्सीजन को बॉडी तक पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना और सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी प्रोडक्शन को सपोर्ट करना। आई होप द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ क्लियर टू यू। आप सबको रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी तक तो इतना समझ में आया होगा, ठीक है। ये हमारी इसकी सेकंड क्लास थी, जो आप लोगों को आई थिंक कि आप लोगों ने समझा होगा, अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो थैंक यू एवरीवन, and we will continue with the next topic in our next class, ठीक है। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसी का ही नेक्स्ट टॉपिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज हम क्लास यहीं पर एंड करते हैं, और क्लास एंड करने से पहले आप लोगों को एक नोटिस दे दें। नोटिस में है, अगर आपने BMS, BHMS, BUMS, BNYS अगर आप लोगों ने किया है, तो लीगल वे में अगर आप प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए लीगल गवर्नमेंट कोर्स है, जिसका नाम है CCH, ठीक है। और ये 1 साल का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है, और इसकी कंप्लीट फ़ीस है 25,000, ठीक। इसकी कंप्लीट फ़ीस है 25,000। एक और कोर्स है जिसका नाम है टेलीमेडिसिन कोर्स। अभी जैसे जो बच्चे अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और फ्यूचर में उन्हें फार्मा क्लिनिक में उसे चेंज करना है, ठीक है। अगर वो फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं अपना क्लिनिक मेडिकल स्टोर, तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं, और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं, और इसकी कंप्लीट फ़ीस है 25,000, ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको दोनों कोर्स के बारे में बता दिया है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को ये करना चाहिए, तो डेफ़िनेटली आप लोग कर सकते हैं। जैसे जिन बच्चों ने BAMS, BHMS, BUMS और BNYS किया है, तो उनके लिए बेस्ट है CCH कोर्स। और जो बच्चे अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, इन फ्यूचर में उनका आगे भी बढ़ने का प्लान है, तो उन्हें टेलीमेडिसिन कोर्स करना सही है। इससे उनको ये बेनिफिट मिलेगा कि वो अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, ठीक है। एक क्लिनिक खोल के आप बैठ सकते हैं, इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर नहीं आपको कुछ समझ में आ रहा है तो, ठीक है, आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पर कनेक्ट होके आप अपना एक अच्छा क्लिनिक चला सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों ही कोर्स की कंप्लीट फ़ीस है 25,000, ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं क्लास, तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।